प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक का सारांश, जिसमें हम अंकवार इसका सारांश देख रहे हैं, इसका कथासार देख रहे हैं। हमने प्रथम अंक को पूर्ण कर लिया है, अब हम द्वितीय अंक को देखेंगे। तो प्रथम अंक में हमने कहाँ तक देखा था उसको बता देते हैं कि सभी जो हैं वो दांडायन जी के आश्रम में आते हैं और सिकंदर दांडायन को बोलता है कि मैं भारत को जीतना चाहता हूँ। तो दांडायन इस पर सिकंदर को जवाब देता है कि भारत का भावी सम्राट आपके सामने ही है। तो वह चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट घोषित कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं द्वितीय अंक। तो द्वितीय अंक में जाने से पहले आपको एक सुधार करना है। मैंने बताया था कि जो मालविका है वो सिंधु देश की कुमारी है, तो इसमें आप करेक्शन कर लेंगे, ये मिस्टेक हो गया था। मालविका जो रहती है वो मालवा अर्थात मालव प्रदेश की सेनापति रहती है, सैनिकों की सेनापति रहती है। ठीक है, यह मालव देश की तरफ से लड़ती है और सिंहरण जो है वो मालव देश का राजकुमार है और मालविका जो है मालवा की सेनापति है। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय अंक की तरफ। द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य। इस दृश्य में फिलिप्स जो कि सिकंदर का सेनापति है और सेल्यूकस जो कि सिकंदर का जो है वह सिकंदर के जगह में वह शासन चलाएगा, आगे सिकंदर जीत जाएगा। तो सिकंदर का सेल्यूकस एक प्रकार से उत्तराधिकारी है। ठीक है, और कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री है। ठीक है, तथा चंद्रगुप्त और सिकंदर ये कई विपक्षी इस दृश्य में आपको दिखेंगे। तो फिलिप्स, सेल्यूकस, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर ये सभी इनका जिक्र इस प्रथम दृश्य में किया गया है। इनका परिचय हमें प्रथम अंक में तो मिल ही गया था। प्रारंभ में क्या होता है कि अकेली कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी है। अब चूँकि जो सिंध के राजा रहते हैं पर्वतेश्वर, वो तो सिकंदर से संधि कर लेते हैं, तो सिकंदर के सैनिक सिंधु के किनारे शिविर बना लेते हैं। अब कार्नेलिया शिविर में बैठी है, उसका हृदय भारत की प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। वह भारत भक्ति का गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत गाती है और बड़ी ही तल्लीनता से गाती है। और उसी समय दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स जो कि सिकंदर का सेनापति रहता है, वह शिविर में प्रवेश करता है। वह अपनी कलुषित मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, तो कार्नेलिया उसे ठुकरा देती है। तो अंत में वह काम अभिभूत होकर उस पर अर्थात कार्नेलिया पर अत्याचार करना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करके उसकी रक्षा करता है। पुनः मंच पर सिकंदर आता है जो कि चिंता मग्न दिखाई दे रहा है। तभी फिलिप्स, आम्भिक, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है मंच पर। सिकंदर जो है वह चंद्रगुप्त से कहता है कि वह मगध के विरुद्ध उसकी सहायता करे। तो सिकंदर सहायता पाना चाहता है चंद्रगुप्त से मगध को जीतने के लिए। बदले में वह भी चंद्रगुप्त को सहायता का लोभ देना चाहता है, और वह चाहता है सिकंदर की मगध को जीतकर सिकंदर को मगध का उत्तराधिकारी बना दूंगा। ठीक, तो सिकंदर स्वाभिमानी, साहसी, वीर क्षत्रिय शत्रु के शिविर में ही कहता है कि मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, अर्थात मगध का जो राजा नंद है उसका सिंहासन छीनना चाहता हूँ, क्षत्रिय शासन लाना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर साहसी कहना
रणकला का उपहास है। अनार्य देशद्रोही आंभिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। तो इस तरह से सिकंदर को भी उत्तर देता है और आंभिक जो कि वह सिकंदर के साथ संधि कर लिया है, आंभिक को भी फटकारते हुए कहता है कि वह रोटियों के लालच से घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। अंत में वह आंभिक फिलिप्स और एनीसाक्रिटीज़ को घायल करता हुआ शिविर से बाहर चला जाता है। इसके बाद द्वितीय दृश्य में हम देखते हैं, यह दृश्य है झेलम के तट का वन पथ का। ठीक, पहले चंद्रगुप्त, चाणक्य और अलका का प्रवेश होता है। ये जो तीनों हैं वे सिंहरण की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत कर रहे हैं। चाणक्य का सिंहरण के आगमन पर पूर्ण विश्वास है कि सिंहरण निश्चित ही इस झेलम तट पर आएगा। इसी समय सिंहरण आ जाता है और उसके साथ रहते हैं गांधार नरेश। गांधार नरेश को सहारा देते हुए सिंहरण लाता है। गांधार नरेश जो है वह अपनी बिछुड़ी पुत्री अलका को खोजते हुए झेलम के तट पर वहीं आ जाता है। तो इस तरह से गांधार का जो नरेश है और गांधार की राजकुमारी अलका, ये सभी चंद्रगुप्त से मिले हुए हैं, लेकिन गांधार का जो युवराज रहता है आंभिक, वो सिकंदर से मिला हुआ है। तो अलका को अपने पिता से साक्षात होता है, मिलते हैं दोनों। पुनः भावी योजना के विषय में चाणक्य फिर से बताता है कि सिंहरण और अलका का नट नटी एवं चंद्रगुप्त को सपेरा एवं ब्रह्मचारी बनना होगा तथा पर्वतेश्वर की सेना में तुम सब का कार्य व्यापार होगा। तो चाणक्य योजना बनाते हुए कहता है कि सिंहरण और अलका नट नटी बनेंगे और चंद्रगुप्त सपेरा तथा ब्रह्मचारी बनकर पर्वतेश्वर की सेना में जाएंगे। ठीक है। तो कल्याणी जो है वह पुरुष वेश में पुरु की सहायतार्थ, अर्थात अभी सिकंदर जो है वह पर्वतेश्वर के राज्य को नहीं जीता है। सिकंदर ने शिविर बनाकर वहाँ पे रखा है और अभी युद्ध होने वाला है। ठीक है। तो कल्याणी जो है पुरुष वेश में पुरु अर्थात पर्वतेश्वर की सहायता के लिए मगध की सैन्य टुकड़ी के साथ वहीं उपस्थित रहती है और कल्याणी जो है अपना वेश बदल के रहती है, पुरुष के वेश में रहती है। वह भावी युद्ध में संकट के समय पर्वतेश्वर की सहायता करके पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहाँ आई हुई है। अब उसी सेना में मगध राजकुमारी कल्याणी के पुरुष वेश धारण करके अपनी पृथक छावनी वह डाले हुए है। वही पुरुष वेश में कल्याणी और पर्वतेश्वर की बातचीत भी होती है, लेकिन पर्वतेश्वर कल्याणी को नहीं पहचान पाते। सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त बाजीगरों का वेश धारण किए हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर्वतेश्वर की सेना में शामिल हो जाते हैं। वहाँ जाते ही चंद्रगुप्त जो है वह कल्याणी को पहचान लेते हैं और यहीं पे यह दृश्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे अंक का तृतीय दृश्य। यहाँ में स्थान युद्ध क्षेत्र का है, पर्वतेश्वर और यहाँ पे सिकंदर का युद्ध होने वाला है, भीषण युद्ध होने वाला है। पर्वतेश्वर का सेनापति से यह कहना कि मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूँगा, यह युद्ध की संघर्षता को प्रकट करता है। अर्थात पर्वतेश्वर पूर्ण रूप से उत्साहित था युद्ध के लिए। उसी समय वेश बदलते चंद्रगुप्त और कल्याणी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और दोनों के वार्तालाप से यह प्रकट होता है कि कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है, ऐसा आभास इस दृश्य से होता है। वे पुनः युद्ध करते हैं। सेल्यूकस और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर को अपने शूर वीरों की ओज भरी वक्तृता देना युद्ध के अनुकूल ही है। अर्थात
पर्वतेश्वर जो है अपने सैनिकों में जोश जगा रहे हैं, जोश भर रहे हैं। पर्वतेश्वर सेल्यूकस को घायल करके बड़ी वीरता के साथ लड़ता रहता है और इस तरह से पर्वतेश्वर सेल्यूकस को घायल करता है तो उसकी वीरता पर मुग्ध होकर सिकंदर उसके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखता है और इस मित्रता के प्रस्ताव को पर्वतेश्वर स्वीकार कर लेता है। तो अब पर्वतेश्वर और सिकंदर मित्र बन गए, लेकिन चंद्रगुप्त इसका विरोध करता है, परंतु पर्वतेश्वर नहीं मानता। यह देखकर कल्याणी भी क्षुब्ध होकर अपना शीर्ष त्राण फेंक देती है और जब पर्वतेश्वर को यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि जो यहाँ लड़ने आई थी वह मगध की राजकुमारी है, तो वह स्तब्ध सा खड़ा रह जाता है। पर थोड़ी देर पश्चात वह सिकंदर से संधि स्वीकार कर ही लेता है। तो पर्वतेश्वर के पतन में सहायक न होने पर राजकुमारी कल्याणी छद्मवेश उतार कर यह कहते हुए चली जाती है कि तुम्हारे पतन में सहायक न हो सकी, बड़ी निराशा हुई। और अंत में घायल सिंहरण और अलका को आंभिक आकर बंदी बना लेता है और उन्हें सिकंदर की सहमति से पर्वतेश्वर के शिविर में रखा जाता है। तो सिंहरण और अलका दोनों घायल हो जाते हैं युद्ध में और पर्वतेश्वर के शिविर में उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है। अब देखते हैं चतुर्थ दृश्य। चतुर्थ दृश्य में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे स्थान है मालव। मालवा में अर्थात मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश यहाँ पे है। प्रारंभ में कोमल कल्पनामयी मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त की बातचीत होती है। तो मालविका उद्यान में है और साथ ही चंद्रगुप्त भी उद्यान में है। चंद्रगुप्त स्निग्ध भावना से यह कहकर कि रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूँ तो कोई हानि नहीं होगी। इससे यह प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त मालविका के प्रति आकृष्ट है। दोस्तों, यह स्थान मालवा का बताया गया है। अब पर्वतेश्वर ने तो संधि कर लिया है सिकंदर से। अब सिकंदर जो है वह मालवा की ओर बढ़ता है। उसका लक्ष्य मालवा है और मालवा को जीतकर वह सीधे मगध में युद्ध करना चाहता है, मगध में आक्रमण करना चाहता है। तो अब मालवा में युद्ध होगा। तो मालवा में युद्ध के लिए अब चाणक्य जो है वो योजना बना रहे हैं। तो इन दोनों की बातें चल रही है। चाणक्य प्रवेश करता है। वह चंद्रगुप्त को ऐसी कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है और यहीं पे उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मगध की कई लाख सेना को सुनकर सिकंदर के सिपाही विद्रोह कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रतिकार करते हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त को यह जानकारी हो जाती है कि मालवा का साथ तो देगा, है ना, कौन देगा? मगध देगा और मगध में कई लाख सेना हैं। यह सुनकर सिकंदर के जो सिपाही हैं जो लड़ते आ रहे थे वे बहुत ही थक चुके थे और यह सुनकर वे प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, वह उत्साह खो देते हैं। इधर चाणक्य की ओर से मालवों को अपनी ओर मिलाने का पूर्ण प्रयत्न हो रहा है कि मालवा के लोग सिकंदर से संधि न करके वह मगध के मित्र बने रहे और मगध की तरफ से युद्ध करे। तो चंद्रगुप्त शूद्रकों की सेना का सेनापति यहाँ पे बनता है। तो मालवों की ओर से चंद्रगुप्त को सेनापति बना दिया जाता है, क्षुद्रकों का अर्थात नंद के साम्राज्य का मगध का सेनापति के रूप में उसे चुन लिया जाता है युद्ध करने के लिए। और अंत में मालविका और चंद्रगुप्त के वार्तालाप का दृश्य समाप्त हो जाता है। अब पंचम दृश्य में देखते हैं। पंचम दृश्य है पर्वतेश्वर का बंदी गृह, जहाँ पे सिंहरण और अलका दोनों बंदी गृह में दिखाई देते हैं। घायल सिंहरण और अलका का यहाँ पे वार्तालाप होता है।
अलका सिंहरण को यह बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है। मालवों पर आक्रमण होने से निश्चिंतता इसलिए प्रकट होती है, शूद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। तो दोनों का बात चल रहा है कि शूद्रक और मालवों में संधि हो गई है। उन दोनों की सम्मिलित सेना का सेनापति चंद्रगुप्त को बना दिया गया है और चंद्रगुप्त आक्रमण करके प्रतिरोध करेगा। तो वीर हृदय सिंहरण युद्ध की बात सुनकर हर परिस्थिति में मालवा पहुंचने के लिए लालायित होता है। सिंहरण कहता है कि कुछ युक्ति निकालो अलका। वह अलका से कोई युक्ति निकालने के लिए कहता है और यहाँ तक भी सूचना मिल जाती है कि पर्वतेश्वर और आंभिक में संधि हो गई है। और यहाँ हमें फिर सूचना मिल जाती है कि पर्वतेश्वर और आंभिक में संधि हो गई है। तो आंभिक और पर्वतेश्वर में संधि हो जाने से सिंहरण डर जाता है और सिंहरण के इस कथन से कि अलका तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, अच्छा होता है कि इसके पहले मैं न रह पाता, तो उसका अलका के प्रति प्रेम भी यहाँ पे व्यक्त हो जाता है और अलका इन शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है, अर्थात पर्वतेश्वर की रानी बनना स्वीकार कर लेती है कि सिकंदर द्वारा मालव गणराज्य पर किए जाने वाले आक्रमण में पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता नहीं करेगा तथा देश रक्षा के लिए सिंहरण को मुक्त कर देगा, तभी मैं पर्वतेश्वर की रानी बनूंगी। तो वह पर्वतेश्वर के सामने यह चीज़ रखती है। ठीक है, तो पर्वतेश्वर उसकी इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है और अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता न देने के लिए बाध्य कर देती है और वह अपने इसी कपटपूर्ण प्रेम के बल पर सिंहरण को मुक्त करा देती है। तो इस तरह से अलका जो है सिंहरण को मुक्त कराती है पर्वतेश्वर के साथ प्रणय का स्वांग रचकर। षष्ठ दृश्य में आते हैं दोस्तों। इस दृश्य में मालवों के स्कंधावार अर्थात शिविर में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। युद्ध परिषद में सभी सम्मिलित होते हैं। मालव और शूद्रकों की सम्मिलित सेना के जो सेनापति है वो आते हैं। तो प्रारंभ में जो नागदत्त होता है, शूद्रक का जो सेनापति नागदत्त, इसके विरोध करने पर भी सिंहरण की अभिलाषा के अनुसार चंद्रगुप्त को सेनापति, सभी का सम्मिलित सेनापति बना दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त को सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाली मालव सेना का प्रधान सेनापति यहाँ पर बना दिया गया। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्रता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है, जिसमें यह भी संकेत मिल जाता है कि यवन सहायता के लिए पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी। यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है। तो यवन सेना अर्थात ग्रीक सेना का सपोर्ट पर्वतेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि पर्वतेश्वर ने अलका की शर्त को मान लिया है। यह चीज़ वह खबर फैला देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सप्तम दृश्य में देखते हैं, यह बहुत छोटा सा दृश्य है। पर्वतेश्वर के प्रासाद अर्थात महल में अलका और पर्वतेश्वर अपनी विषम समस्या को अलका के सम्मुख रखता है। तो पर्वतेश्वर अपनी समस्या को अलका को बताता है, क्योंकि वह अपनी प्रेयसी अलका के सम्मुख तो मालवा युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका है, और उधर वह सिकंदर को भी वह क्या कर दिया है, वादा कर दिया है, उसका मित्र बन गया है। और सिकंदर ने उसको 8 सहस्त्र अर्थात 8000 अश्वारोही मांगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अलका उसे समझाती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं हुई, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। आपने संधि नहीं किया, पराधीनता को स्वीकारा है।
तो पर्वतेश्वर 1000 अश्वारोहियों को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। वह 10,000 न देकर 1000 अश्वारोही मैं भेज दूंगा, ऐसा बोलता है। तो अलका यह समझ जाती है कि पर्वतेश्वर जो है वह सिकंदर का साथ देगा। उसी समय अलका वहाँ से निकल भागने की योजना निश्चित कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अष्टम दृश्य है दोस्तों, रावी तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। तो रावी तट पर मालविका और चंद्रगुप्त आ गए। बातचीत में युद्ध अनुकूल वातावरण की शीघ्रता को प्रकट किया जाता है और इसी समय सिंहरण का प्रवेश होता है। मालविका चंद्रगुप्त और सिंहरण से मिलती है और यह तय किया जाता है कि शत्रु को उसी की नीति अपनाकर पराजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त उससे यवनों की जल सेना पर आक्रमण करने को इसलिए कहता है जिससे उनकी सामग्री नष्ट हो जाए। तो चंद्रगुप्त जो है वह सिंहरण को यवनों की जल सेना, ग्रीकों की जल सेना पर आक्रमण करने को कहता है। हम इस दृश्य में पर्वतेश्वर को चिंतित देखते हैं। सिकंदर ने उसे 10,000 सैनिकों सहित रावी तट पर मिलने के लिए बुलाया है। जब पर्वतेश्वर अलका को दिए गए अपने वचन की उपेक्षा करके 1000 सैनिकों सहित वहां से जाने का निश्चय करता है तो अलका राजमहल से भाग निकलती है और राजमहल से भागकर आ जाती है रावी तट पर। उसी समय मालविका अलका को आकर यह सूचना देती है कि पर्वतेश्वर प्रतिज्ञा भंग करके सिकंदर की सहायता करने को रावी तट आया है। सिकंदर का दूत आता है संधि के लिए, उसका अपमान करके सिंहरण लौटा देता है। अंत में सिंहरण और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है और इस समय चंद्रगुप्त सिंहरण को यवन राजनीति से लड़ने के लिए सलाह देता है। इसके बाद नवम दृश्य में आ जाते हैं। नवम दृश्य में देखते हैं कि कल्याणी आर्य चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है। कल्याणी मगध लौट जाना चाह रही है। उसी तरह जो सिंहरण है, राक्षस है, वह भी मगध लौट जाना चाह रहा है। अब चंद्रगुप्त जो है वह मनोविज्ञान का पंडित था, चाणक्य मनोविज्ञान का पंडित है। तो चाणक्य कल्याणी को रोक लेता है। किस तरह से रोकता है? वह उसे चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगने का भय दिखाकर वहीं पर रोक लेता है और उसी समय राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस भी मगध लौट जाना चाहता है लेकिन उसे वह भावी भय की आशंका दिखाकर उसकी राज्य भक्ति अथवा मगध के प्रति प्रेम को उत्तेजित करते हुए एवं आशंका उत्पन्न करके रोक लेता है। अब भावी भय की आशंका अर्थात जो राक्षस होता है उसको राजद्रोह का भय दिखा देता है कि सम्राट नंद जो है वह राक्षस और सुवासिनी के प्रेम को जान गए हैं, जिससे उसे राजकोप का भय रहता है और साथ ही मगध के प्रति प्रेम को उत्तेजित भी कर देता है। तो राक्षस भी मगध नहीं जा पाता। तो इन दोनों के यहाँ रहने में ही उसे लाभ होने की संभावना दिखाई देती है और चाणक्य दोनों को अपनी बुद्धि की चतुराई से रोक लेता है। इसके बाद दसम दृश्य में आते हैं दोस्तों। यह द्वितीय अंक का अंतिम दृश्य है। मंच पर मालव दुर्ग अर्थात किले का भीतरी दरवाज़ा दिखाया जाता है। अलका और मालविका का वार्तालाप यहाँ पे हो रहा है। दोनों स्त्रियों की बातचीत से स्त्री सुलभ प्रवृत्तियाँ प्रकट होती है। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, अर्थात अलका में लड़ाई का गुण है, तभी वह आयुध रखने के लिए आग्रह करती है।
तो मालविका का हृदय कोमलता और दया से परिपूर्ण है, तभी तो वह कहती है कि मैं डरती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। तो इस चीज़ को मालविका बोलती है। तभी शीघ्रता से सिकंदर और सिंहरण एक दूसरे पर वार करते हुए मालव दुर्ग पर प्रवेश करते हैं, अर्थात मालव दुर्ग पर यवन सेना आक्रमण करती है। मालव दुर्ग पर मालवा के किले पर आक्रमण होने से यवन राज अर्थात सिकंदर और सिंहरण के बीच भयानक प्रत्याघात होता है, भयानक युद्ध होता है और सिकंदर जो है वह सिंहरण के आघात से घायल होकर गिर जाता है। सिंहरण सिकंदर को प्राण दान देकर छोड़ देता है। पीछे से यवन सेना दुर्ग द्वार तोड़ती हुई भीतर प्रवेश करती है। सिंहरण वीरता एवं उत्साहपूर्वक मालवों को विश्वस्त कराता है कि उसने सिकंदर का मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया है। उसी समय चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का प्रत्याघात करते हुए प्रवेश होता है। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की लड़ाई होती है। अंत में कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए अर्थात सेल्यूकस ने जब एक बार बाघ से चंद्रगुप्त की रक्षा की थी, इस कारण चंद्रगुप्त सेल्यूकस को छोड़ देता है, प्राणदान दे देता है। तो चंद्रगुप्त उसे भी छोड़ देता है। तो इस दृश्य में सिंहरण सिकंदर को युद्ध में घायल करके छोड़ देता है और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त सेल्यूकस को छोड़ देता है और यहाँ पे यवन सेना पराजित हो जाती है और सिकंदर मालव के साथ संधि कर लेता है। तो यहाँ पे यह अंक समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे तृतीय अंक को। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।